दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण का अध्याय 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोपों की तस्वीरें टेलीविज़न पर आपने देखी होंगी। कश्मीर में आपको नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी और इन आपदाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान ने हमें हिलाकर रख दिया था। और ये परिघटनाओं के रूप में क्या हैं, कैसे घटती हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सब कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। और इस अध्याय में हम इन्हीं सभी सवालों के बारे में विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है और यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा पदार्थ हो या अपदार्थ हो, अनवरत रूप से चलती रहती है और हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। दोस्तों ये प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, लेकिन इसके परिणाम, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। और इसी प्रकार इनका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, कर्कापात और टार्नेडो। और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्मीकरण और ओजोन परत का ह्रास। तो जो परिवर्तन हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का जो है दोस्तों, विभिन्न लोगों से भिन्न भिन्न अर्थ लिया जाता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है न बुरा। लेकिन मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन जो है वो मूल्य बोझिल होता है। देखिए, कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना, जबकि कुछ चीज़ों में अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। दोस्तों इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तन के बारे में कोशिश करेंगे समझने का जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। आइए जानते हैं आपदा क्या होती है। दोस्तों आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है। अनपेक्षित का मतलब जिसकी अपेक्षा नहीं की गई होती है और जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। दोस्तों लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा और मानव को इसका अबोध और असहाय शिकार। लेकिन प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं हैं। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा जो यूक्रेन में घटित हुई थी, युद्ध हो गए, सीएफसी हुआ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें जब हम वायुमंडल में छोड़ते हैं, और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी आपदाएं इसके उदाहरण हैं। कई मानवीय गतिविधियां अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि का उपयोग कुछ उदाहरण है जिनके कारण आपदा जो है परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। दोस्तों क्या आप आपदाओं से बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? देखिए, आप इनमें जो है ये कुछ निश्चित है कि आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।
फिर भी इस संदर्भ में अब तक जो सफलता है बहुत कम मिली है, लेकिन इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है और कुछ प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उन पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनके असर यानी प्रभाव को कम किया जाए और इनका प्रबंधन किया जाए और इस दिशा में कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में भूशिखर सम्मेलन और मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी, ये विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। दोस्तों प्रायः ये देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द एक दूसरे से संबंधित है, फिर भी इनमें काफ़ी अंतर है, इनका अंतर करना जरूरी है। प्राकृतिक संकट, दोस्तों प्राकृतिक संकट किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक संकट जो होता है नेचुरल क्राइसिस, ये प्राकृतिक पर्यावरण में जो है हालात के तत्व हैं जिनसे जनधन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभावना या संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल और अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां अथवा रेगिस्तानी और हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं और बड़े पैमाने पर जनधन की हानि और सामाजिक तंत्र और जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं और उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के जनरलाइज्ड अनुभव होते हैं और दो ये आपदाएं न तो समान होती हैं न उनमें आपस में तुलना की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है, अलग अलग यानी अद्वितीय होती है। दोस्तों प्राकृतिक आपदा के परिमाण जो होते हैं गहनता और बारंबारता। परिमाण मतलब उसका जो तीव्रता है, गहनता और बार बार या बारंबारता उसके आने जाने की आवृत्ति या प्रवृत्ति, इनके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है और इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और अंत में प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं और संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थीं, यानी जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद्य थे। अतः उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, तकनीकी विकास हुआ है, मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान करती है और इससे हुआ ये है कि मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू किया है और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। जैसे जो अधिकांश नदियां हैं इनके बाढ़ मैदानों में भू उपयोग किया गया है और भूमि की कीमतों के कारण तटों पर बड़े नगरों और बंदरगाह जैसे मुंबई और चेन्नई आदि का विकास इन क्षेत्रों में चक्रवात प्रभंजन और सुनामी आदि के लिए सुभेद्य यानी वल्नरेबल बना दिया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक साड़ी दी गई है जिसमें आपको दिखाया गया है कि अब तक की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या हैं। दोस्तों देखिए प्राकृतिक आपदाओं ने जो ये साड़ी में है इनने व्यापक जान माल और धन की हानि की है और इससे निपटने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात हैं और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इनसे निपट सके या सहन कर पाए। इसलिए 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा आम सभा में इस मुद्दे को उठाया गया और मई 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन का विश्व कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और यही बात बाद में याकोहामा रणनीति और अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ में 1948 में भूकंप आया था, 1,10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात में 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और 2004 में जो व्यापक सुनामी आया था, इसमें 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा कई ऐसे चीन, ईरान, पेरू, पाकिस्तान, भारत, ईरान, यहाँ पर कई ऐसे जो हैं प्राकृतिक आपदाएं घटित हुई हैं, जिससे व्यापक जान माल का नुकसान हुआ है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण देखिए, तो ये वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाओं में बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित टार्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करकापात, पाला, लू, शीतलहर आदि आती हैं। भौमिक आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन और मृदा अपरदन शामिल हैं। और जलीय आपदा में बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान और सुनामी हैं। जैविक में पौधे और जानवर उपनिवेशक के रूप में कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सब जैविक आपदाओं के जो हैं प्रमुख रूप हैं। आइए देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। दोस्तों, दुनिया भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं, उनको सामना करते हैं और सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में काफ़ी जागरूक हो गए हैं, आपदाओं से निपटने के कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए लोग जागरूक भी हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, याकोहामा रणनीति और सुरक्षित संसार के लिए जो एक्शन प्लान बनाया गया था, इसमें 1994 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक बैठक याकोहामा में आयोजित हुई थी। और इसमें ये स्वीकार किया गया था कि पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन और आर्थिक क्षति हुई है, जिसको हम जान माल की क्षति कहते हैं। और दोस्तों, सामान्य समाज प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद्य हो गया है और ये माना गया कि ये जो आपदाएं हैं गरीब और साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा के न्यूनीकरण के लिए जो प्रयास या पारित प्रस्ताव थे, उनमें ये था कि देश की जिम्मेदारी ये है, हर देश की, कि प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करे। विकासशील देश, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और चारों ओर से भूमध्य देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़, जहां ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव, निवारण, तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता और सामर्थ्य का विकास किया जाएगा। और चौथा है, यह उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा और मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक और दूसरी आपदाओं को रोका जा सके, कम किया जा सके और उनका निवारण किया जा सके। दोस्तों, इसमें कुछ अन्य परिस्थितियों पर, जैसे मानव और संस्थागत क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण पर बल दिया गया, तकनीकों की भागीदारी और संसाधनों का संग्रह करने पर बल दिया गया। और इसी आधार पर 1999-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया था। दोस्तों, भारत उन देशों में शामिल है जहां पर कई प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं और इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। आइए देखते हैं भारत में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं। दोस्तों, भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है और इसका भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधता और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अनेकता में एकता वाली धरती भी कहा जाता है। इसका आकार बड़ा है, प्राकृतिक परिस्थितियों में भिन्नता है, लंबे समय तक ये किसी अन्य देश का उपनिवेश रहा है और सामाजिक भेदभाव और अधिक जनसंख्या के कारण प्राकृतिक आपदाओं द्वारा वल्नरेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। आइए देखते हैं भारत मुख्य रूप से किन किन आपदाओं से प्रभावित होता है। देखिए, पहले नंबर पे है दोस्तों भूकंप। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। और दोस्तों, भूकंप के कारण आपने पिछले पुस्तक में पढ़ चुके हैं। भूकंपों की उत्पत्ति जो है प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है। भूकंप विध्वंसक होते हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक या टेक्टोनिक्स गतिविधियों से निकली ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं।
और इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन का अवतलन, ये बांध और जलाशय के बैठने इत्यादि से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार जानते हैं कि जो भारतीय प्लेट है प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, लेकिन उत्तर में जो यूरेशियन प्लेट है इसके लिए अवरोध पैदा करती है और इसके परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लाख हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लाक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। और इस भूकंप से प्रभावित राज्यों में देखिए जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल और उत्तर पूर्व के 7 राज्य भूकंप प्रभावित राज्यों में आते हैं। यहाँ पर देखिए भूकंप से क्षतिग्रस्त एक भवन का चित्र दिया गया है। दोस्तों इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र में विशेषकर गुजरात में 1819 में, 1956 में और 2001 में भूकंप आया। महाराष्ट्र में 1967 और 1993 में प्रचंड भूकंप आए और लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, यहाँ पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लातूर और उस्मानाबाद महाराष्ट्र के नज़दीक भीमा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रहण होता है और इसकी भूमुक्ति भूकंप का कारण बनती है और इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। दोस्तों राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग भारत और इसके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया है और भारत को 5 जो है भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। अधिक जोखिम वाले क्षेत्र, दूसरा अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, तीसरा मध्यम क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, चौथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र और पांचवा अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। तो ये 5 भूकंपीय जोन्स जो हैं भारत में चिन्हित किए गए हैं। सबसे पहले अति और जो है दोस्तों सर्वाधिक, देखिए अति अधिक और अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र जो हैं भारत के सबसे प्रचंड भूकंप यहाँ पर अनुभव किए गए हैं। और भूकंप सुभेद्य क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में जो है अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी और कच्छ शामिल हैं और ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं और देश के बचे हुए भाग मध्य और निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र हैं और भूकंप से सुरक्षित समझे वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। भूकंप के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या होते हैं? दोस्तों भूकंप के साथ भय जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में ये आपदा कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्तियां, बुनियादी ढांचे, परिवहन और संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है बल्कि लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट कर देता है, लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील और कम विकसित देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरी चोट पहुंचती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का जो यहाँ पर दोस्तों वर्णन किया गया है। इसमें देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्य अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। कच्छ का क्षेत्र भी शामिल है। अधिक क्षति जोखिम वाला क्षेत्र जो है ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो है गिरपदीय जो मैदानी क्षेत्र है, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और जो हमारा डेल्टाई क्षेत्र है वो अधिक क्षति जोखिम, मध्यम क्षति जोखिम वाला जो है देखिए
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र जो है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र जो है, ये हमारे दोस्तों निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, ये देखिए हमारे दक्कन के पठार के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात के कई हिस्से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से निम्न क्षति जोखिम, और जो दक्कन के पठार वाला क्षेत्र है दोस्तों स्थिर क्षेत्र, वो अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। भूकंप का प्रभाव क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें कई प्रकार की जो है क्रियाएं होती हैं। भूतल पर दरारें हो जाती हैं और मानवाकृत ढांचों पर दरारें पड़ जाती हैं, खिसक जाती हैं, जल पर लहरें हो जाती हैं। इसके कारण भूस्खलन, भूतल पर भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव और संभावित श्रृंखला प्रक्रिया होती है। मानवाकृत ढांचे उलट जाते हैं, उनमें आकुंचन होता है, गिर जाते हैं या संभावित श्रृंखला प्रक्रिया होती है। और इसके अलावा जल पर लहर, जल गतिशीलता, सुनामी या संभावित श्रृंखला प्रक्रिया होती है। इसके अलावा दोस्तों भूकंप के कई गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम होते हैं। भूकंप पृथ्वी की परपटी पर धरातली भूकंपी तरंगें दरार डाल देती हैं, जिसमें से पानी और दूसरे ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आते हैं और ये आस पड़ोस को डुबो देते हैं। भूकंप के कारण भूस्खलन होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और इससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और अन्य दूसरी आपदाएं आ जाती हैं। भूकंप न्यूनीकरण या भूकंप को कम कैसे किया जाए? दोस्तों आप जानते हैं भूकंप अन्य आपदाओं की तुलना में सबसे अधिक विध्वंसकारी है। ये परिवहन और संचार व्यवस्था को भी नष्ट कर देता है, जिससे लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन हो जाता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता है, इसके लिए विकल्प ये है कि हम समय से पूर्व या इसके नुकसान से बचने के लिए तैयारी करें। इसमें जो तरीके हैं कि भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों में वल्नरेबिलिटी मानचित्र तैयार किया जाए, संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाया जाए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाया जाए और अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाई जाएं और सुभेद क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके भूकंप को न्यून किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों भूकंप के बाद एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदा है सुनामी। तो जब भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है, तो इससे ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनको बंदरगाह लहरें या सुनामी कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग पैदा होती है, लेकिन बाद में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक जल तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। दोस्तों महासागर में जल तरंग की गति जो है वो जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों पर ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती हैं और इनसे व्यापक नुकसान पहुंचता है। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है, ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है, वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग लंबाई कम हो जाती है, समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में भयंकर विध्वंस होता है। दोस्तों इसीलिए इन्हें उथले जल की तरंगे भी कहा जाता है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिनमें अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों को प्रभावित करता है।
जब ये सुनामी तटीय क्षेत्र में पहुंचती हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ती हैं और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। बंदरगाह, शहर, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को ये तबाह कर देता है। और आप जानते हैं कि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और ये बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं। इस कारण यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जानमाल का नुकसान पहुंचाती है। सुनामी में हुई बर्बादी का अनुमान आपको भूगोल के प्रायोगिक कार्य में, जब ये सुनामी इंडोनेशिया में आई थी, तब इससे किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत अधिक है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास किए जाने चाहिए, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था। इसमें 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था और इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है। तीसरी महत्वपूर्ण आपदा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम के तंत्र हैं और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक उष्मा इंजन की तरह होते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है और कुछ लोग कहते हैं कि लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निकले, ये जरूरी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए। दूसरी चीज, तीव्र कोरियालिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने न दे। और तीसरी चीज ये है कि क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाए और इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। और चौथी बात ये कि मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मायुक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए जो है जरूरी होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना किस प्रकार की होती है? तो ये वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होता है इसमें, और चक्रवात का केंद्र गर्म वायु और निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, चक्रवात के केंद्र में गर्म वायु, निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है। सामान्यतः समदाब रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती हैं और उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है और कई बार ये 60 मिलीबार से 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर होता है। दोस्तों, भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण होता है। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात है दोस्तों, ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं और यहाँ ये चक्रवात 16 डिग्री से 31 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं। लेकिन जुलाई में देखा जाए तो ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम क्या होते हैं? तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। इसलिए समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर होता है, उसका बल कमजोर होता है और तटीय भागों पर इसका प्रभाव अधिक होता है, जहां पर ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे समुद्र का जल भी असाधारण रूप से ऊपर उठता है, जिसे तूफान महोर्मी कहा जाता है। महोर्मी समुद्र तल में वायु, समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है और दोस्तों, ये समुद्र तल को या समुद्र के जल को बहुत ऊंचाई तक उठा देती हैं, जिससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में जो है घुस जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, बाढ़।
बाढ़ जो है बहुत ही भयावह प्राकृतिक आपदा है। और देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि नदी का जल उफान के समय जलवाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्ती और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। दोस्तों, दूसरी आपदाओं की जो है जैसे तुलना में बाढ़ के आने जाने का कारण पहचाना जाता है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती है, कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतुओं में ही आती है। और बाढ़ तब आती है, याद रखिएगा, जब नदी जलवाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है। दोस्तों, होता ये कई बार झीलें और आंतरिक जल के क्षेत्रों में क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी माहौल में लंबे समय तक तेज बारिश, बर्फ का पिघलना, जमीन की अंतः स्पंदन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जो गाद होती है उसकी मात्रा का बढ़ जाना। तो दोस्तों, ये बाढ़ आने के प्रमुख कारण हैं। यहाँ पर वायु और चक्रवात आपदा केंद्र दिखाए गए हैं आपको इस मानचित्र में। यहाँ से आप वायु और चक्रवात आपदा केंद्र देख सकते हैं। दोस्तों, बाढ़ें जो है काफ़ी मात्रा में तबाही लाती हैं। दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में बाढ़ें बार बार और बहुत अधिक नुकसान करती हैं। दोस्तों, दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई प्रकार की मानवीय गतिविधियां, जैसे वनों का अंधाधुंध कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों को रोकना, नदी तल और बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ जो है तीव्र होती है, इसकी मात्रा और विध्वंसकता बढ़ जाती है। भारत में कई क्षेत्रों में बार बार बाढ़ आती है, जिससे व्यापक जानमाल का नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। और इसके अलावा उत्तर भारत की पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई सारी नदियां बाढ़ लाती रहती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। और इसका कारण मानसून की तीव्रता और मानव क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र को रोक देना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटती मानसून से भी आ जाती है। बाढ़ का परिणाम क्या होता है? दोस्तों, बाढ़ जो है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्रों और पंजाब, राजस्थान, उत्तरी गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आती है, जिससे कृषि क्षेत्र और मानव बस्तियां डूब जाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था पे गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ फसलों को बर्बाद करती है। इसके अलावा सड़क, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई प्रकार की बीमारियां, जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। इसके अलावा बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं। दोस्तों, बाढ़ हर वर्ष खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। ये लाभ भीषण नुकसान के सामने बहुत हल्का है या बहुत थोड़ा है। दोस्तों, भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति को जानती हैं। ये बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती हैं? दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण कदम जो हैं ऐसे होने चाहिए कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तटबंध बनाए जाएं, नदियों पर बांध बनाए जाएं, वनीकरण पर, आमतौर पर बाढ़ न आने वाली नदियों के ऊपरी जल क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाए, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाया जाए, बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखा जाए। और इसके अलावा आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में ज़्यादा उपयुक्त कदम ये किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। बाढ़ के अलावा सूखा जो है दोस्तों, एक अन्य प्राकृतिक आपदा है। सूखा ऐसी स्थिति है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों और भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के तत्व शामिल होते हैं, जैसे वर्षा, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल यानी जो पृथ्वी के अंदर का जल है,
मृदा की नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धति और कई प्रकार की अन्य कारक सूखा लाने में उत्तरदायी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाढ़ प्रभावित संभावित क्षेत्र में जो ब्यास सतलज नदियाँ ये पंजाब में बाढ़ लाती हैं, गंगा यमुना और सहायक नदी तंत्र ये उत्तर भारत के मैदान में, ब्रह्मपुत्र नदी असम में, और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए गंडक नदी, कोसी नदी बिहार में, और दोस्तों देखिए महानदी जो है उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बाढ़ लाने का कारण बनती है। सूखे के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए मौसम विज्ञान संबंधी सूखा होता है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। दूसरा कृषि सूखा है, इसे भूमि आर्द्रता सूखा कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। एक प्रकार है सूखा का जल विज्ञान संबंधी सूखा। तो ये स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। और तीसरा पारिस्थितिक सूखा है, जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाए और इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है, ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसे पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए भारत में जो वर्षा है काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर करता है और भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश के लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिनसे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। दोस्तों ये देखा जाता है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ आती है उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं और ये मानसून में परिवर्तनशीलता और उसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां बार बार ये पड़ता है वहां उसका असर बहुत अधिक है। आइए देखते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जो आकलन है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में राजस्थान है। अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली गुजरात का कच्छ क्षेत्र ये अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले अत्यधिक सूखा प्रभावित हैं, जहां 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्रों में दोस्तों राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। दोस्तों भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। सूखा का परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों पर्यावरण और समाज पर सूखे का जो प्रभाव होता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, अन्न की कमी हो जाती है जिसको अकाल कहा जाता है, चारा की कमी हो जाती है। चारा की कमी के कारण होता क्या है कि पशुओं के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं वो कम हो जाते हैं। दोस्तों जल की आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिल जाएं तो त्रि अकाल कहलाती हैं, जो सबसे विध्वंसक होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत होती है। मानव प्रवास और पशु पलायन एक सामान्य घटना हो जाती है और पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं, जिसके कारण पेयजल संबंधी अनेक बीमारियां जैसे आंत्र शोथ, हैजा और हेपेटाइटिस होता है। और सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे के प्रभाव का तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव होता है। इसलिए सूखे के निपटने के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल, दवाई, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता की जानी चाहिए। और दोस्तों दीर्घकालिक योजनाओं में भूमिगत जल के भंडारण का पता, जलाधिक के क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना, बांध और जलाशयों का निर्माण, ये सब दीर्घकालिक परिणाम हैं। इसके अलावा दोस्तों सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए दीर्घकालिक उपाय है। और वर्षा जल संचयन, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, ये सूखे के प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब आइए एक अन्य महत्वपूर्ण जो है दोस्तों
प्राकृतिक आपदा भूस्खलन के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, भूस्खलन जो है अधिकतर चट्टानी या पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। भूस्खलन चट्टान समूह जो है अपने स्थान से खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है। और भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक, अनुन्मेय और बृहद स्तर पर दीर्घ और प्रादेशिक कारकों को नियंत्रित करती हैं, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों ये जो है इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल लेकिन महंगा है। भूस्खलन को परिभाषित करना, इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है। फिर भी दोस्तों देखिए, भूविज्ञान, भूआकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को कई भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक तो है अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र। इसमें हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिनमें सड़क और बांध निर्माण आदि आते हैं, ये अधिक भूस्खलन के लिए सुभेद्य हैं। इसके अलावा अधिक सुभेद्यता क्षेत्रों में जो है भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता महत्वपूर्ण है। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर अधिक सुभेद्यता क्षेत्र में शामिल हैं। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र तो पार हिमालय के कम वर्षा वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट और दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र जहां पर कभी भूस्खलन कभी कभी होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि के धंसने से भूस्खलन होता है। अन्य क्षेत्रों में दोस्तों, भूस्खलन के अन्य क्षेत्रों में देखिए, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिणी प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं। भूस्खलन का प्रभाव क्या पड़ता है? दोस्तों भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है और स्थानीय होता है। सड़क मार्ग में अवरोध हो जाता है, रेल पटरियां टूट जाती हैं, जलवाहिकाओं में चट्टानें गिरने से रुकावट हो जाती हैं और भूस्खलन की वजह से नदी रास्तों में बदलाव से बाढ़ आ सकती है और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। भूस्खलन के निवारण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो है इनके प्रयास अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य और विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए और बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे बृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, जल बहाव को कम किया जाए, बांधों का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक हैं। और इसके अलावा स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए और इन सभी कारकों से भूस्खलन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। आइए अब जानते हैं आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय और स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक जो तकनीक है इनका इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। और होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध डाइक, जलाशय निर्माण और वायुवेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की वर्नरेबिलिटी अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम दोस्तों देखिए 2005 क्या है, तो इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो, जिसमें बड़े स्तर पर जान माल की क्षति, मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि और विनाश हो और जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो, वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो है आपदा को परिभाषित किया गया है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन देखिए,
तो ऊपर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं आपदाओं के बारे में, तो आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत दोनों हो सकती हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है कि हर संकट आपदा भी नहीं होती है। आपदा विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इसके निवारण की तैयारी करना है ताकि आपदाओं से बचा जा सके। इसके लिए जो तैयारी है, आपदा प्रबंधन की 3 तरह की तैयारी होती है। एक तो आपदा से पहले, उसमें होता यह है कि आपदा से पहले आंकड़े और सूचना एकत्र किया जाए, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए और संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारी रखना और बचाव के उपाय करना होता है। दूसरी बात यह है कि आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य, जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल का निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन और दवाई आपूर्ति है। तीसरा, आपदा के बाद क्या किया जाए। तो 3 तरह की आपदाएं थीं, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। तो आपदा के बाद होना ये चाहिए कि प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास हो और भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। दोस्तों, अंत में देखिए, भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद्य है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल का अध्याय 7। ये था प्राकृतिक संकट और आपदाएं। इसमें आपने प्राकृतिक संकट और आपदा के बारे में जाना और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, बाढ़, सूखा और भूस्खलन आदि के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया। ये जो वीडियो है आपकी जो है सामान्य समझ बनाने के लिए, बेसिक अवधारणा को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।